नमस्कार। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेल्सबरी नामक स्थान में सन 1588 में हुआ था। वह पहले दार्शनिक थे जिसने राजनीतिक चिंतन में निरंकुशवाद एवं धर्मनिरपेक्षवाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार बनाया तथा भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन का आधार देकर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप दिया। जिस प्रकार से मैकियावेली राजनीति को बिल्कुल यथार्थ में लिखते हैं, हॉब्स की शैली गणितीय पद्धति है, क्योंकि जैसे गणित में कोई सवाल निकाला जाता है तो उसका उत्तर अकाट्य होता है। हॉब्स की किताब लेवियाथन गणितीय पद्धति पर लिखी गई है। थॉमस हॉब्स को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने और विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। यद्यपि सामाजिक समझौते के विचार का वर्णन प्राचीन और मध्ययुगीन विचारकों के द्वारा भी किया गया था, लेकिन इसे एक सिद्धांत की तरह विशुद्ध रूप से सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय हॉब्स को ही प्राप्त है। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी कि हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इससे पहले हम चर्चा करते हैं सामाजिक अनुबंध या समझौते पर। जब सभी मनुष्य आपस में समझौते कर अपने अधिकारों को किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपते हैं तो उसे अनुबंध या समझौता कहते हैं। प्रत्येक अनुबंध या समझौते में दो स्तर होते हैं, जिसमें से पहला है कि पहले स्तर में प्रतिज्ञा की जाती है एवं दूसरे स्तर में प्रतिज्ञा लागू की जाती है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली के बाद हॉब्स का स्थान आता है। जहां मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहा जाता है, तो हॉब्स को वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा जाता है। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौते सिद्धांत का है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है, जिसमें से पहला है मानव स्वभाव का स्वरूप यानी कि ह्यूमन नेचर। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार हमें सबसे पहले 1640 ईस्वी में प्रकाशित डी कार्पोरे पॉलिटिको में मिलते हैं और उसके बाद लेवियाथन में। हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित मानता है। वह मानव का चित्रण एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है, जो सदैव स्वयं अपने ही हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है तथा अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। हॉब्स का कहना है कि मानव के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सदैव लगा रहता है और वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। इसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट है वह है प्राकृतिक अवस्था पर या स्टेट ऑफ नेचर पर हॉब्स के विचार। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वह वस्तुतः अराजकता का ही दूसरा नाम है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष या युद्ध चलता रहता है। इस स्थिति के संबंध में हॉब्स ने लिखा है, हम मानव स्वभाव में संघर्ष के तीन मुख्य कारण देखते हैं।
जिसमें से पहला है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, दूसरा है भय यानी कि फियर, और तीसरा यश यानी कि ग्लोरी। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। यह एक कल्पित अवस्था है। इसमें न समाज है, न राज्य है, न सरकार है, न ज्ञान है, न विज्ञान है, न स्वतंत्रता है, न संपत्ति है, न व्यापार है, न नैतिकता है। सिर्फ मारामारी है जिसमें कि मानव मानव को मारता है। अतः उचित अनुचित में कोई भेद नहीं है। लॉ ऑफ नेचर प्रचलित है तथा प्राकृतिक नियम प्रचलित होता है, जो कि लोगों से कहता है कि जो चाहे वो करो। इसलिए लोग छल व कपट से काम लेते हैं तथा उनका जीवन अकेला, पाशविक व बेबस है। इसी प्रकार से हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत में हम जो तीसरा पॉइंट देखते हैं वह है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून पर हॉब्स के विचार, यानी कि नेचुरल राइट एंड नेचुरल लॉज। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना, यानी कि वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। प्राकृतिक कानून की अवधारणा इससे भिन्न है। इसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी प्राण सुरक्षा के लिए घातक है। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार तो एक निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, किंतु इसके विपरीत प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा निर्देश वे नियम हैं जिनके अनुसार आचरण करके व्यक्ति सुगमतापूर्वक अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। इस प्रकार से हॉब्स 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है। समझौते के कारण, यानी कि कॉजेस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक समझौता क्यों हुआ, उसके कुछ कारण थे। इसमें हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयां थी और उन्हीं के कारण हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना या उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है सामाजिक समझौता, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हम हॉब्स के विचार इस प्रकार से देख सकते हैं कि भयानक प्राकृतिक युग में रहने वाले लोग तंग आकर यह सोचते हैं कि कोई व्यवस्था की जाए ताकि उनकी संपत्ति व जीवन सुरक्षित हो, तथा प्राकृतिक नियम उनको सूचित करता है कि किसी को शासक चुन लो। इसलिए सभी लोग एक प्रकार का सामाजिक समझौता करते हैं और एक व्यक्ति को अपना शासक चुन लेते हैं और उसी के पक्ष में अपने सब अधिकार समर्पित कर देते हैं। तभी एक महाप्रभु लेवियाथन आता है और वही संप्रभु है। इस प्रकार से सामाजिक समझौता लोगों की जीवन की व संपत्ति की रक्षा के लिए लोगों ने आपस में समझौता करके किया था और एक लेवियाथन को के पक्ष में उन्होंने अपने सभी अधिकार समर्पित कर दिए थे और वे लेवियाथन ही संप्रभु है। नेक्स्ट जो हम हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में पॉइंट देख सकते हैं वह है समाज, राज्य व सरकार की स्थापना, यानी कि भयानक प्राकृतिक युग में न समाज है, न राज्य है, न सरकार है, लेकिन सामाजिक समझौते के फलस्वरूप तीनों ही स्थापित हो जाते हैं। और हॉब्स ने
तीनों का सामूहिक नाम कॉमनवेल्थ दिया। महाशासक राजप्रभु है, उसका आदेश कानून है, उसका उल्लंघन वर्जित है और प्राकृतिक नियम लोगों को सूचित करता है कि अब महाप्रभु की आज्ञा का पालन करो। यानी कि यदि उसे हटाया तो वही भयानक प्राकृतिक अवस्था लौट आएगी। लेकिन अगर महाशासक अपने लोगों के प्राण ले ले तो लोग उसे मार सकते हैं और नया सामाजिक समझौता कर सकते हैं। इस प्रकार से हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत बनाकर राजा के उस सिद्धांत का खंडन कर दिया जिसमें राजा ईश्वर की देन था, लेकिन उसने ऐसा शासक बनाया जो कि सर्वशक्तिमान है तथा उसके पक्ष में सारे अधिकार समर्पित कर दिए। इसलिए वह निरंकुश है, जैसा कि प्लेटो का दार्शनिक राजा या मैकियावेली का प्रिंस। इसलिए हॉब्स को निरंकुशवादी कहा जाता है। हॉब्स के अनुसार यह समझौता शासक के ऊपर लागू नहीं होता, यह सिर्फ समझौता करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। इस अनुबंध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आत्मरक्षा की भावना से मुक्त हो जाता है और अपने को एक संप्रभु के अधीन सौंप देता है। इस प्रकार से एक मानवीय अनुबंध द्वारा एक कृत्रिम समाज का निर्माण होता है और संप्रभु का आविर्भाव हो जाता है। तब तक प्रभु सत्ता संपन्न व्यक्ति नहीं होता, तब तक राज्य भी नहीं बनता। इस प्रकार से हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि हॉब्स राज्य तथा समाज और राज्य एवं शासन के बीच कोई भेद नहीं मानता। उसके अनुसार जब तक कोई निश्चित शासन ना हो, जब तक अपनी इच्छा को लागू करने के लिए शक्ति से संपन्न कोई व्यक्ति ना हो, तब तक न राज्य होता है न समाज, बल्कि एक नेतृत्वहीन भीड़ होती है। हॉब्स कानून और नैतिकता में कोई भेद नहीं मानता है। इसका कारण है कि हॉब्स के समाज में केवल एक आवाज होती है और वह संप्रभु की है। हॉब्स ने संप्रभुत्व को लेवियथन कहा है, जिसके हाथों में उसने तलवार और धर्म के प्रतीक छड़ी दोनों ही दे दी है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।